मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। खैर, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था मिक्सचर्स तक और इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिसिटी से। तो पहले तो लास्ट लेक्चर के फिनिश करने के बाद हम थोड़े से न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। 4 क्वेश्चन जल्दी से निपटाते हैं, फिर एटॉमिसिटी से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉलिक्यूल? इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल नहीं है? तो भाई 3 चीज लिखवाई थी मैंने, व्हाट इज नॉट अ मॉलिक्यूल। पहला आयनिक, ठीक है, आयनिक स्ट्रक्चर्स। दूसरा मैंने क्या लिखवाया था, जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स। और तीसरा मैंने लिखवाया था मेटल्स। तो इनमें से देख लो, उन 3 कैटेगरी में जो आ रहा हो वो इनमें से मॉलिक्यूल नहीं है। भाई ऑक्सीजन तो मॉलिक्यूल है, H2O भी है, NaCl, NaCl मॉलिक्यूल नहीं है। तो NaCl पे लगा दो टिक, NaCl मॉलिक्यूल नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्क्रीट पार्टिकल? मैंने मॉलिक्यूल का दूसरा नाम लिखवाया था डिस्क्रीट पार्टिकल। तो कौन सा इनमें से डिस्क्रीट पार्टिकल, यानी कौन सा इनमें से मॉलिक्यूल नहीं है? तो कौन सा इसमें से मॉलिक्यूल नहीं है? तो H2 है, CO2 भी है, डायमंड, डायमंड आ गया जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर, तो डायमंड मॉलिक्यूल नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? अच्छी बात कौन सी है इनमें से? ऑल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग स्पीशीज आर मॉलिक्यूल। सारी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग स्पीशीज मॉलिक्यूल होती हैं। तो ये तो बहुत ही प्रिसाइज बात कह दी इन्होंने। अगर लूजली हम बोलें तो मैंने बताया था मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, तो वो एक ब्रॉड टर्म है। पर बहुत ही प्रिसाइजली बोलोगे तो फिर हम बोलेंगे कि नहीं भाई, मोनो एटॉमिक मतलब एक एटम भी होते हैं, मतलब नोबल गैसेस जो होती हैं ना, वो लूजली बोलोगे तो 2 चीज़ों से बनता है मॉलिक्यूल। ठीक है, प्रिसाइजली बोलोगे तो 2 चीज़ों से बनता है मॉलिक्यूल, और लूजली हम लिख लेते हैं कि हाँ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी होता है। तो ये वाली स्टेटमेंट ना रॉन्ग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नोबल गैसेस एटम्स होती हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं, पर वो मॉलिक्यूल्स नहीं होती हैं। प्रिसाइजली देखें तो हाँ, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाती हैं वो लूजली, ठीक है, पर बहुत ही प्रिसाइजली अगर बात करेंगे तो वो एक एक्सेप्शन है मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसीलिए क्वेश्चंस करना इंपॉर्टेंट होता है। ऑल मॉलिक्यूल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। सारे मॉलिक्यूल हमेशा इंडिपेंडेंटली रहते हैं, ठीक है। ये भी गलत है, मैंने कल बताया था आपको एक फर्स्ट लेक्चर में कि H2O वाटर लिक्विड फॉर्म में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है अपने जैसे और मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है, अकेले नहीं रहता। पर गैसियस फॉर्म में वो अकेले रहता है। तो क्या वो हमेशा अकेले रह रहा है? नहीं। तो ये वाली भी रॉन्ग हो गई। मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, हाँ ये ठीक है बात, कि कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, रह सकते हैं वो। तो ये स्टेटमेंट सही है। आयनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल, ये तो व्हाट इज नॉट अ मॉलिक्यूल में 3 चीज लिखवाई थी, आयनिक, कोवेलेंट और मेटल्स। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गई। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज आयनिक कैरेक्टर बट इज अ मॉलिक्यूल? इनमें से कौन सा ऐसा है जो आयनिक कैरेक्टर तो दिखाता है पर मॉलिक्यूल नहीं है? तो भाई KCl तो प्योर आयनिक है, NaBr भी, ठीक है, CaO, HCl, HCl में क्या होता है, कोवेलेंट भी होता है और आयनिक भी होता है, ठीक है। तो HCl एक ऐसा कंपाउंड है जो जैसे लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, HCl क्या करेगा, अपने जैसे HCl के साथ रहेगा, पर गैसियस फॉर्म में वो अकेले रहेगा। तो HCl इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर लिखना है तो लिख भी सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बट पोलर बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट स्ट्रक्चर होता है और कोवेलेंट बॉन्ड, सॉरी इसको काटो, यहाँ पे लिखो कोवेलेंट स्ट्रक्चर बट पोलर बॉन्ड्स, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल होता है, गैसियस फॉर्म में ये मॉलिक्यूल की तरह रहता है।
ठीक है, अब नेक्स्ट, हाँ जी, एटॉमिसिटी से शुरू करते हैं। तो डाल लो हेडिंग एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी क्या होती है भाई, बताओ। एटॉमिसिटी क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट का नंबर है वही उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी है। तो डेफिनेशन लिख लेंगे इसमें, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। कुत्ता भौंक रहा है, इग्नोर करेंगे। टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, ठीक है। इसके एग्जांपल देख लो, हीलियम, नियोन, है ना, आर्गन, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन, इन सब की देखो नीचे मैंने क्या लिख रखी है, एटॉमिसिटी। तो हीलियम एक ही एटम है ना, अगर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल अगर इसे हम माने तो इसमें कितने एटम है, एक ही एटम है, तो इसकी एटॉमिसिटी होगी 1। ऐसे नियोन की 1, आर्गन की भी 1। अब हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस क्या है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो इसमें 2 हाइड्रोजन गैस हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, तो इसकी होगी 2। ऐसी ऑक्सीजन की भी 2, नाइट्रोजन 2। इसमें देखो ये क्या है, ग्लूकोज C6H12O6, तो 6 और 6 12, और 12 और 12 24, तो इसकी होगी 24। ऐसे ही P4 की 4, S8 की 8, NH3 में देखो 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन, तो 4 हो गई इसकी। CO2 में 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन, तो इसकी 3 हो गई। और O3 में 3 ऑक्सीजन, तो इसकी हो गई 3 एटोमिसिटी, ठीक है। अब अगला टॉपिक आ जाओ। इस पे आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, कि एटम को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, ठीक है। तो भाई कोई भी अगर एक्स कोई भी अगर एटम दे रखा है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, ये ऐसे, और नीचे आता है Z और ऊपर आता है A। अभी A क्या है, Z क्या है, X क्या है, तो एक एक करके लिखेंगे। X क्या है, X है केमिकल नेम ऑफ एटम, केमिकल नेम कह दो या केमिकल सिंबल, केमिकल सिंबल ऑफ एटम, ठीक है। Z क्या है, Z क्या है, एटॉमिक नंबर, Z है एटॉमिक नंबर। अच्छा, एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, मतलब अगर X कोई एटम है ना और उसका Z दे रखा है, इसका मतलब उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे रखे हैं, तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं हम नंबर ऑफ, दूसरे कलर से लिख लेते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। और ए क्या है, ए है मास नंबर, मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अगर प्रोटॉन को हम P कह लें तो न्यूट्रॉन को हम N कह लेते हैं, और P प्लस N होता है A, ठीक है। अच्छा, ये लिस्ट मैंने बना दी, इसको आप डिक्टो बना लेना अपनी कॉपी में। एक तरफ एलिमेंट दे रखे हैं, एक तरफ सिंबल है उसका, फिर उसमें Z क्या था देखो, एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन। फिर उसके बाद ए क्या था, मास नंबर,
ठीक है। तो मास नंबर मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और फिर उसका नोटेशन दे रखा है मैंने कि कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाइड्रोजन का सिंबल हो गया H, Z है उसका 1, A भी उसका 1, और नोटेशन उसकी दे रखी है। ऐसे ही हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम और टाइटेनियम। तो इतने तो तुम्हें याद होने चाहिए सारे के सारे, इनके एटॉमिक नंबर भी याद होने चाहिए और मास नंबर भी याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये बना लेना। इसके बाद ये हमने सवाल कर लिए, एटॉमिसिटी हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गई, एक पेज ऐड कर ले रहे हैं बीच में। ठीक है, अब आते हैं कैटाइंस और एनाइंस पे। तो हेडिंग डाल लो, कैटाइंस एंड एनाइंस। कैटाइंस क्या होते हैं और एनाइंस क्या होते हैं? तो भाई जब एक न्यूट्रल एटम हमें दे रखा, एटम कैसा होता है पहले तो तुम ये इमेजिन कर लो। साइड में हम बना ले रहे हैं, बीच में ना एक न्यूक्लियस होता है, एटम का एक न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या हो गए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और चारों तरफ इसके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, एक ऑर्बिट में चारों तरफ न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इस तरीके का होता है एटम। तो अगर एक न्यूट्रल एटम है, क्या है हम पे, एक न्यूट्रल एटम है, और वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, यानी कि -n इलेक्ट्रॉन, या एक हो दो हो तो हम n ले रहे हैं, -n इलेक्ट्रॉन लूज करे अगर उसने, तो वो क्या बन जाएगा, एटम ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। यानी इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, माइनस चार्ज लूज कर देगा कोई, तो वो खुद क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो खुद के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और जितने इलेक्ट्रॉन लूज किए उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यानी कि +n। ठीक है, ऐसे ही अगर एक और एटम ले लें हम न्यूट्रल, और उसने क्या करा, उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक या n इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो वो उसने क्या करा, अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ले लिया, तो उसके ऊपर उतना ही, जितने इलेक्ट्रॉन उसने लिए हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, -n। तो एटम के ऊपर +n जब हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, कैटायन। और एटम के ऊपर माइनस चार्ज जब आ जाता है तो उसे कहते हैं एनायन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम, जैसे एक एग्जांपल ले ले रहे हैं इसका, एक एग्जांपल ले ले रहे हैं। जैसे सोडियम का एक न्यूट्रल एटम है, उसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, -1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, -1 इलेक्ट्रॉन। तो उसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, यानी कि माइनस चार्ज लूज करा, तो वो खुद क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो कितने पॉजिटिव आएंगे, एक लूज करा है तो एक पॉजिटिव, तो Na+। ऐसी Cl, क्लोरीन का एक न्यूट्रल एटम है, उसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, +1 इलेक्ट्रॉन, तो उसने माइनस चार्ज अपने ऊपर ले लिया, तो क्लोरीन क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, तो Cl-। और कितने माइनस, एक लिया है इलेक्ट्रॉन तो एक माइनस। ठीक है, अब आते हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हमने ये तो देख लिया, देखो ऊपर, देखो यहाँ पे हमने ये तो देख लिया था कि प्रोटॉन्स क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। पर हमने ये नहीं देखा कि
इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करें, तो हेडिंग डाल दे रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 3 पार्ट हैं इसमें। पहला है न्यूट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करें, दूसरा है एनाइन के, तीसरा है कैटाइन के। तो हम तीनों अलग अलग समझेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है, न्यूट्रल, है ना, न्यूट्रल एटम, और दूसरा है कैटायन, और तीसरा है एनायन। न्यूट्रल में तो भाई सिंपल सी बात है, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, जब तो वो न्यूट्रल है, जब तो वो स्टेबल है। तो यानी कि कोई भी एक्स एलिमेंट का एटम दे रखा है, जितना उसका एटॉमिक मास हो, जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर मतलब जितने उसमें प्रोटॉन होंगे उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। सिंपल सी बात है ये तो। जैसे एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितने हैं, यानी उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1। तो इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितने होंगे, 1। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो, कार्बन, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, यानी उसमें प्रोटॉन कितने, 6, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने, 6। एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम इसमें, कैल्शियम, कैल्शियम कैल्शियम का कितना होता है, 20, 40। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए, 20। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए उसमें, 20, और उतने ही उसमें क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स, क्यों, क्योंकि न्यूट्रल है। नेक्स्ट आता है कैटायन। अब देखो कैटायन हमने ऊपर पढ़ा पहले से पॉजिटिवली चार्ज है, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से होगा, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन तो उसने लूज करा है, तभी तो वो पॉजिटिव चार्ज हुआ है। यानी जितने भी उसमें प्रोटॉन होंगे उसमें हमें एक प्लस करना पड़ेगा। तो कैटायन में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब नंबर ऑफ, प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर, माइनस उसका चार्ज। सिमिलरली एनायन में क्या हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस चार्ज। ठीक है भाई। एग्जाम्पल, सोडियम का ऊपर एग्जाम्पल लिया था, सोडियम। तो सोडियम में प्रोटॉन कितने होते हैं, 11। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसमें, p माइनस चार्ज। चार्ज कितना है इस पे, 1। तो इलेक्ट्रॉन कितने आ गए इसमें, 10। एक एग्जांपल और लेते हैं, कैल्शियम प्लस, कैल्शियम में कितने प्रोटॉन, 20। कैल्शियम में कितने प्रोटॉन, 20। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसमें, p माइनस चार्ज। तो 20 माइनस कितने, कितना पॉजिटिव, कितना चार्ज है इस पे, 1। तो 20 माइनस 1 यानी 19 इलेक्ट्रॉन्स। ऊपर आया 10 इलेक्ट्रॉन्स, नीचे आया 19 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसमें एनाइन में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स बराबर क्या होगा, प्रोटॉन प्लस चार्ज, प्रोटॉन प्लस चार्ज। इसका एक एग्जांपल क्लोरीन, है ना, क्रोलीन कह रहा हूं मैं, क्लोरीन, ठीक है, फंबल कर रहा हूं। तो क्लोरीन में क्या होगा, सबसे पहले इसके प्रोटॉन पता होने चाहिए। तो प्रोटॉन कितने होते हैं क्लोरीन में, 17।
तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, प्रोटॉन प्लस चार्ज। तो प्रोटॉन कितने हैं 17 प्लस चार्ज कितना है इस पे -1 1, तो यानी 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इस पे। बताओ अगर अगर क्लोरीन का हम न्यूट्रल एटम लें तो उसमें 17 प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रल है तो 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, पर उसने क्या करा है, उसने एनायन बना रखा है। एनायन मतलब अपने ऊपर एक इलेक्ट्रॉन और ले रखा है, Cl- बना रखा है। तो 17 तो पहले से क्लोरीन के, एक और आ गया तो 18 हो गए। एक और एग्जांपल O2-, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसमें कितने होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 7 सॉरी 8 8 हो गए ना। तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हो जाएंगे, प्रोटॉन प्लस चार्ज, प्रोटॉन कितने हैं 8 प्लस चार्ज कितना है 2-, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले रखे हैं, तो 8 + 2 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें कैलकुलेट करने आ गए। इसमें कोई बहुत तगड़ा सवाल तो नहीं बनेगा, इतना तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, एक और छोटा सा पॉइंट इसमें ऐड कर लेते हैं, कैटायन प्लस एनायन। कैटायन और एनायन को अगर मिला दें तो सॉल्ट बनता है। कैसा सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल का मतलब क्या, टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसका एक एग्जांपल ले ले रहे हैं। सिंपल वही होता है भाई, एक कैटायन ले लो, एक एनायन ले लो और इसका एक सॉल्ट बना दो, बन गया न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, सिंपल सी बात है ये तो। अब आता है क्रिस क्रॉस रूल। क्रिस क्रॉस रूल, हेडिंग डाल लो क्रिस क्रॉस रूल। ठीक है, अगर सोडियम दे रखा है एक तरफ और एक तरफ क्लोरीन दे रखा है, तो सोडियम में कितना चार्ज 1, क्लोरीन में भी 1, क्रॉस कर दो Na1 और Cl1, ऐसे बनते हैं सॉल्ट। एक और एग्जांपल Cu+ और SO4 2-, तो Cu पे कितना है 1 और SO4 पे कितना है -2, क्रॉस कर दो तो Cu2 और SO4 1। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं, Cu+ और C2O4 2-, इस पे कितना है 1, इस पे है 2, क्रिस क्रॉस, तो Cu2 C2O4 1 बन गया। ठीक है, तो क्रिस क्रॉस रूल समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे मैंने कुछ कॉमन कैटाइंस लिख रखे हैं और कुछ कॉमन एनाइंस लिख रखे हैं। ठीक है, मोनोवेलेंट कैटाइंस हैं मतलब जिन पे +1 चार्ज है, डाईवेलेंट हैं जिन पे +2 चार्ज है और ट्राईवेलेंट दे रखे हैं। ऐसे ही एनाइंस भी दे रखे हैं -1 और -2 और -3 चार्ज वाले। ठीक है, H+ हाइड्रोजन का है ना, Na+, सोडियम एनाइन है, सोडियम कैटाइन है, K+ पोटेशियम कैटाइन, Ag+ सिल्वर का हो गया, NH4 अमोनियम। ठीक है, ये मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, जिंक। अच्छा, Fe2+ को फेरस कहते हैं, तो यानी कि Fe2+ Fe और किसी और तरीके का एनाइन अगर जुड़ता है तो ऐसे फेरस लगाते हैं उसमें, है ना। ऐसे CO2+ को क्यूप्रिक
है ना, ये हो गया लेड Pb2+, ऐसे एल्यूमिनियम और Fe3+ को फेरिक, ठीक है। ऐसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये एनाइंस की लिस्ट दे रखी है नीचे, हाइड्रोक्साइड, है ना, नाइट्रेट, तो बाइकार्बोनेट, है ना, ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्राइड, अब देखो ये है नाइट्रेट और ये है नाइट्राइड, तो इनमें कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए एक लिस्ट बना दी मैंने, तो यहीं से तुम अपना याद करके चलना आगे तक, ठीक है। फॉस्फेट हो गया PO4 3-। तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज दे रखी है मैंने, इसमें मैंने फॉर्मूला लिख दिए एक तरफ, तो मैं इसमें कैटाइंस लिखने हैं, एनाइंस लिखने हैं और उनके नेम लिखने हैं। जैसे AgNO3 है, तो भाई Ag, तो यहाँ पे तुम आ जाओ, सबसे पहले कैटाइन लिखना है, तो देखो ये रहा Ag, ठीक है, तो Ag+ इसका कैटाइन हो गया, और एनाइन क्या है इसका, NO3, ये रहा NO3 नाइट्रेट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट। इधर कैटाइन बनाना, देखो मैं एक कर दे रहा हूँ, इधर लिखना Ag+ और इधर लिखना NO3-, ठीक है। और क्रिस क्रॉस रूल करेंगे तो AgNO3 बनेगा, क्रिस क्रॉस रूल तो आता ही है, क्रिस क्रॉस रूल से ये सारे हो जाएंगे, और नेम इसका क्या हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट। तो ये छोटी सी एक्सरसाइज है, ये खुद करना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके या नोट कर लो इसको, ठीक है। तो यहाँ तक एक बार रिवीजन कर ले रहे हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा एटॉमिसिटी क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। फिर हमने रिप्रेजेंटेशन देखा एटम का, ठीक है। हमने Z देखा क्या होता है, एटॉमिक नंबर, वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। हमने A देखा मास नंबर, वही क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम। फिर हमने लिस्ट देखी ये वाली। फिर हमने कैटाइंस और एनाइंस कैसे बनते हैं ये देखा, कि एटम अगर एक न्यूट्रल एटम एक इलेक्ट्रॉन ले ले या कितने भी इलेक्ट्रॉन ले ले, वो कैटाइन बनेगा, और एनाइन बनेगा, और इलेक्ट्रॉन दे देगा तो कैटाइन बनेगा। फिर हमने कैलकुलेशन देखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, न्यूट्रल और कैटाइन और एनाइन में, तीनों में। फिर हमने क्रिस क्रॉस रूल देखा। फिर हमने कुछ कॉमन कैटाइंस देखे और कॉमन एनाइंस के नेम्स देखे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम आइसोटोप्स पे। आइसोटोप्स, तो भाई आइसोटोप्स ना, ये शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया था। ग्रीक लैंग्वेज में आइसो का मतलब होता है सेम, और टोप्स लिया था टोपोस से। टोपोस का मतलब ग्रीक में होता है जगह, तो यानी कि ऐसे एटम जो सेम जगह पे आएंगे। अब जगह किससे डिसाइड होती है पीरियोडिक टेबल में, एटॉमिक नंबर से, है ना। पहले नंबर पे क्या आता है, हाइड्रोजन, सेकंड पे क्या होता है, हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, तो ये सब क्या है, इनकी जगह ही तो है। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है, एटॉमिक नंबर डिसाइड कर रहा है ना। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन डिसाइड कर रहा है कि किसी भी एटम की जगह क्या होगी। तो ऐसे तरीके के एटम्स भी होते हैं जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, तो ऐसे एटम्स को क्या कहते हैं, आइसोटोप्स। तो यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं कि आइसो का मतलब होता है सेम, और टोप्स लिया गया है टोपोस से। ये हिस्ट्री में इसलिए बता रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि ये टोपोस याद रहेगा ना, तो तुम्हें ये याद रहेगा कि टोपोस का मतलब होता है जगह ग्रीक में, है ना। और जगह क्या होता है, किससे डिसाइड होती है, एटॉमिक नंबर से, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जिसके सेम, वो क्या हो गए, आइसोटोप्स हो गए। टोपोस का मतलब होता है प्लेस, ठीक है, सेम प्लेस। तो सिंपल से अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, और डिफरेंट मास नंबर।
मास नंबर क्या होता है ए, और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम का मतलब कि मैं क्या कह रहा हूँ, सेम एटॉमिक नंबर ही तो कह रहा हूँ मैं, यानी Z। तो अगर शॉर्ट में हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट में हम लिख सकते हैं कि सेम Z और डिफरेंट A, तो वो क्या होंगे, आइसोटोप्स। इनके एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं, आइसोटोप्स के एग्जाम्पल्स। आइसोटोप्स के एक सबसे फेमस एग्जाम्पल है, आपने बहुत बार देखा होगा, हाइड्रोजन के, ठीक है ना। पहला हमने ले लिया हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, एक ये होता है, एक ये होता है, और एक ये। तो भाई इसका नाम क्या है, इसका नाम तो सिंपल, एक है तो प्रोटियम कह दिया इसको, है ना। इसमें दो है तो ड्यूटीरियम, और इसमें तीन है तो ट्रीटियम, ठीक है। तो तुमने तीनों में देखा कि मास नंबर तो डिफरेंट है, यानी ऊपर क्या होता है, ए होता है, नीचे जेड होता है। तो मास नंबर तो देखो, प्रोटियम में 1 है, ड्यूटीरियम में 2 है, और ट्रीटियम में 3 है। पर तीनों के प्रोटॉन सेम है, यानी कि एटॉमिक नंबर सेम है, 1 1 और 1, ठीक है। तो ऐसी तीनों, इन तीनों को क्या कहेंगे, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। ये तीनों क्या हैं, एक दूसरे का आइसोटोप्स हैं। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं हम इसमें, दूसरा एग्जांपल ले लो आप, कार्बन का। कार्बन भी 3 तरीके का होता है, जैसे हाइड्रोजन 3 तरीके का है, ऐसे का देखो कई तरीके के आइसोटोप्स हो सकते हैं। ऐ- ऐसे मतलब सीजियम के तो 36 होते हैं आइसोटोप्स, पर उसमें स्टेबल एक ही होता है, रेडियो एक्टिव होते हैं बाकी सारे बहुत नॉन अनस्टेबल होते हैं। तो आइसोटोप्स बहुत सारे हो सकते हैं कई एटम्स के। तो कार्बन के तीनों बना ले रहे हैं, है ना। तीनों में क्या सेम होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन 666, पर इसका मास नंबर सेम नहीं होगा, एक में 12 है, एक में 13 है, तो एक में 14 है। कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। अच्छा, एक इसकी फैक्ट बताता हूँ, कार्बन 12 सबसे ज़्यादा पाया जाता है नेचुरली अकरिंग, सबसे ज़्यादा है। कार्बन 13 1.1% के आसपास है। कार्बन 14 ट्रेस अमाउंट्स में मिलता है, ट्रेस अमाउंट। अच्छा, कार्बन 14 रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव। ये सब एक्स्ट्रा में है, कोई ऐसे पूछने नहीं वाला तुमसे, एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ मैं टशन मारने के लिए बस, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, क्लोरीन। अब भाई क्लोरीन लिया है हमने, क्लोरीन, तो तीनों क्लोरीन में क्या सेम होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि एटॉमिक नंबर सेम होगा, ठीक है। पर क्या डिफरेंट होंगे, क्या डिफरेंट होगा, एटॉमिक मास। तो एक में 35 है, एक में 36 है, और एक में 37 है। अच्छा, इसके भी लिखना चाहो तो लिख लो, बढ़िया सा एक फैक्ट के, क्लोरीन 35 75.76% है, क्लोरीन 36 ट्रेस अमाउंट में मिलता है। और क्या होता है, ये रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव। अब क्लोरीन 37 24 से 25% है,
है ना। तो आइसोटोप्स समझ में आ गए कि सेम एटॉमिक नंबर, है ना। आइसोटोप्स, टोपोस, टोपोस का मतलब जगह, तो सेम जगह, जगह किससे डिसाइड होती है, एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर जिसका सेम और मास नंबर जिसका डिफरेंट, वो है आइसोटोप्स। एक और होता है आइसो बार्स, आइसो बार्स। अब बार्स का मतलब क्या होता है, तो इसमें भी लिखना है तो लिख सकते हैं हम कि सेम, आइसो का मतलब तो सेम, और जो बार्स है ना वो भी ग्रीक टर्म है बोरोस, और बोरोस का मतलब होता है ग्रीक में वेट, वजन। तो सिंपल सी बात है कि जिनका सेम वजन, वजन का मतलब एटॉमिक मास, एटॉमिक मास जिसका सेम होगा वो क्या होंगे, आइसोबार्स। ठीक है। तो इसमें हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि मास नंबर, मास नंबर, मास नंबर किससे डिनोट होता है, ए से। ये तो क्या होगा, सेम, बट एटॉमिक नंबर जेड, ये क्या होगा, डिफरेंट। एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट, और मास नंबर क्या होगा, सेम। बोरोस का मतलब वेट, और बोरोस से लिया है बार्स, तो आइसो बार्स, सेम वेट, तो सेम मास नंबर, तो आइसो बार्स। इसके एग्जांपल्स, ठीक है, इसके भी तो एग्जांपल्स होने चाहिए, तो इसके एग्जांपल्स लिख लेते हैं हम। तो देखो, एक पेयर लिखते हैं हम इसका, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20। ठीक है। और तीनों के वेट क्या है, 40, 40 और 40। अब तुम कहोगे कि आ, उसमें पीरियोडिक टेबल में तो कुछ और दे रखा होता है, तो हमने क्या ले लिए हैं, ये हमने उनके आइसोटोप्स ले लिए हैं। ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे क्लोरीन 35 है, क्लोरीन 36 भी है, क्लोरीन 37 भी है। ठीक है। तो इसमें से हमने एक कोई सा ले लिया, ऐसे ही हमने कैल्शियम, पोटेशियम, आर्गन के आइसोटोप्स ले लिए, पर वो एक दूसरे के क्या हैं, आइसोबार्स भी हैं। ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल्सो आइसोटोप्स एंड ऑल्सो आइसोबार्स करके। तो ये तीनों क्या हैं, एक दूसरे के आइसोबार्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये दोनों। ठीक है। तो इसका क्या है, 35, और इसका भी क्या है, 35। अब तुम कहोगे इसमें क्लोरीन तो 36 भी होता है, 37 भी होता है, इसीलिए तो कह रहा हूँ क्लोरीन 35 वाला ले लिया हमने, आइसोटोप ले लिया उसका हमने, ताकि हम आइसोबार से मैच करवा सकें किसी एग्जांपल से उसके। ठीक है। और इनके एटॉमिक नंबर क्या होंगे, इसके हो गए 16, इसका हो गया 17। एक और एग्जांपल ले लिया हमने, जैसे आयरन और कोबाल्ट, इसका है 26 और इसका है 27 एटॉमिक नंबर, पर इन दोनों के वेट क्या है, एटॉमिक मास क्या है, 58 और 58। एक और एग्जांपल ले लें, एक और एग्जांपल ले लो, कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन। कार्बन का क्या होता है एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का 7। कार्बन का मास नंबर क्या है, 12, पर हम क्या करेंगे, उसका एक आइसोटोप ले लेंगे, कौन सा वाला, कार्बन 14, ताकि हम नाइट्रोजन 14 से उसको आइसोबार बना सकें। ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कार्बन 12 क्यों नहीं लिया, अभी कार्बन 14 भी तो एग्जिस्ट करता है, तो हमने आइसोबार बना दिया उसको नाइट्रोजन 14 के साथ। ठीक है भाई। तो आइसोटोप क्लियर हो गया, आइसोबार क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब एक और चीज होती है आइसोटोन्स, आइसोटोन्स।
अब तुम कहोगे इसमें बताओ हिस्ट्री भाई, तो भाई देखो आइसो का मतलब तो सेम, और टोन्स लिया है टोनोस से। टोनोस का मतलब होता है टेंशन। टोनोस का मतलब होता है टेंशन ग्रीक में। अब टेंशन और उसमें न्यूट्रॉन में तो कोई वही नहीं रहा ना मैच, पर केमिस्ट्री वालों ने इसमें ले लिया, ठीक है, तो इसमें कोई मैच नहीं हो रहा, पर ले रखा है। और लिखना चाहो तो लिख लो कि आइसो का मतलब तो सेम, और टोनोस का मतलब होता है टेंशन। टेंशन, ठीक है ना। तो इसका कोई ऐसे बन नहीं रहा, पर केमिस्ट्री में इसको न्यूट्रॉन के लिए ले लिया। केमिस्ट्री वालों ने क्या करा, न्यूट्रॉन के लिए ले लिया इसको। अब इसका मतलब क्या है कि सेम न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जिन दो चीजों के सेम होंगे वो क्या कहलाएंगे, आइसोटोन्स कहलाएंगे। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं भाई कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं, तो भाई ए माइनस जेड कर देंगे ना, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाता है। ए माइनस जेड कर देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाता है। कैसे भाई, ए क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और जेड क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन प्रोटॉन माइनस हो जाएंगे तो बचेगा क्या, एन बचेगा ना, तो न्यूट्रॉन बचेगा। तो ए माइनस जेड कर दें, एटॉमिक नंबर में से मास नंबर माइनस कर दें तो क्या आ जाता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। ठीक है, एक कंडीशन ये होगी, और दूसरी कंडीशन क्या है, डिफरेंट ए एंड जेड। डिफरेंट ए एंड जेड, जैसे इसका एग्जाम्पल से समझो। हमने क्या करा, नाइट्रोजन 14 ले लिया। नाइट्रोजन 14 मतलब नाइट्रोजन का एक आइसोटोप, नाइट्रोजन 14, और हमने ऑक्सीजन का ऑक्सीजन 15 ले लिया। ऑक्सीजन 15, तो हमने नाइट्रोजन में देखा कि Z क्या है 7, A क्या है 14, तो A माइनस जेड क्या हो जाएगा 14 माइनस 7 यानी कि 7। और ऑक्सीजन में Z क्या है 15, A क्या है सॉरी Z क्या है 8, A क्या है 15, तो A माइनस जेड क्या हो गया 15 माइनस 8 यानी कि 7। तो A माइनस जेड क्या है भाई, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ही तो है। A माइनस जेड क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ही तो है। तो इसमें भी 7 आए, इसमें भी 7 आए, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, आइसोटोन्स। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, आइसोटोन्स। ठीक है, एक एग्जांपल ये हो गया, एक और एग्जांपल ले लो इसका। कार्बन 14 और नाइट्रोजन 15, एक और जोड़ लो इसमें ऑक्सीजन 16। ठीक है, तो कार्बन 14 में अगर हम एन निकालें यानी कि ए माइनस जेड करें तो 14 माइनस 6 करना पड़ेगा, तो 8 आएगा। और नाइट्रोजन में एन निकालें यानी ए माइनस जेड करें तो 15 माइनस 7 करना पड़ेगा, तो भी 8 आएगा। और ऑक्सीजन 16 में एन निकालें यानी कि क्या करना है, ए माइनस जेड करना है, तो 16 माइनस 8 करना पड़ेगा, तो ये भी 8 आएगा। तुमने देखा इसका भी 8, इसका भी 8, इसके भी 8 न्यूट्रॉन्स। तो ये एक दूसरे में क्या है, एक ये तीनों क्या है, एक दूसरे के आइसोटोन्स।
ठीक है, एक और एग्जांपल ले सकते हैं इसका। सल्फर 36, क्लोरीन 37 और आर्गन 38। इसमें अगर n निकालें, a माइनस जेड करें तो 36 माइनस 16 20। इसमें n निकालें तो a माइनस जेड करें तो 37 माइनस 17 इज इक्वल टू 20। आर्गन में n निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ही तो निकाल रहे हैं हम, तो 38 माइनस 18 तो 20। ये भी एक दूसरे के क्या हैं, आइसोटोन्स। ठीक है, ये भी एक दूसरे के क्या हैं, आइसोटोन्स, आइसोटोन्स। ठीक है, आइसोटोन्स समझ में आ गया। एक और होते हैं आइसो इलेक्ट्रॉन। अब न्यूट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, सबकी बात हो गई, इलेक्ट्रॉन्स रह गए। तो ऐसे भी एटम्स या फिर आयंस होते हैं जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो उन चीज़ों को क्या कहते हैं, उन पार्टिकल्स को कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो आइसोटोन्स हो गया, ओके, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा। तो इसमें तो हम डायरेक्ट लिख ले रहे हैं कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो थोड़ा थोड़ा मैं ऐसे फंबल कर रहा हूँ बीच बीच में, क्योंकि मैंने ऐसे पहले कभी लिए नहीं है ऑनलाइन लेक्चर्स। तो पर कंटेंट आप देख सकते हो, कंटेंट में कमी नहीं है। ठीक है, अभी आपको ऐसे ऐसे सवाल मैं करवाऊंगा ना कि आप कहोगे कि ये ऐसे सवाल भी बन सकते हैं। देखो, तो मेरे को भी टाइम दो थोड़ा सा, है ना, मैं भी यूज टू हो जाऊंगा धीरे धीरे करके इसका। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, इसका एग्जांपल, तो इसकी तो सीरीज बन जाएंगी, जैसे N3 माइनस, O2 माइनस, F माइनस, है ना, नियोन, Na प्लस और Mg2 प्लस। इन सब में अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने मैंने सिखा दिए हैं अभी आपको। देखो यहाँ पे मैंने सिखाए थे ना, ये देखो यहाँ पे। तो इन सब को यूज करके तुम यहाँ पे अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करोगे ना, तो सभी के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 10। सभी के क्या आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें भी 10, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10, इसमें भी 10 और इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन। तो सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ये एक दूसरे के क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। ठीक है, एक और सीरीज लिख सकते हैं इसमें हम, जैसे 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 O, है ना, N माइनस और कार्बन 2 माइनस। ठीक है, तो इनमें तुम कैलकुलेट करना खुद, तो तुम देखोगे 8 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, तो 8 ही इसके आ रहे हैं और 8 ही कैलकुलेट करके इसके आ रहे हैं। ठीक है, एक ये हो गया एग्जांपल, एक ये हो गया। एक और लिख लो, क्लोरीन माइनस, आर्गन, पोटेशियम प्लस और कैल्शियम 2 प्लस। इन सब में भी तुम जब कैलकुलेट करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आएंगे। इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें भी 18 और इसमें भी, है ना। कैलकुलेट करके लिखना, तुम सबके कैलकुलेट करना, तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो इन सबको क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, ठीक है, आइसोटोप्स हो गया, आइसोबार्स हो गया, आइसोटोन्स हो गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो गया। एक लास्ट और पढ़ ले रहे हैं, आइसो डाइफर्स। आइसो डायफर्स, आइसोडाइफर्स क्या है, तो भाई n माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, n माइनस जेड अगर सेम आ रहा है, n माइनस जेड सेम आ रहा है, n क्या है, न्यूट्रॉन्स,
और Z क्या है? एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो n-z जिन जिन चीजों में n-z करके सेम आ रहे हैं ना, तो वो एक दूसरे के क्या, आइसोडाइफर्स। एग्जाम्पल इसमें लिख लेते हैं, साइड में एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसके। कार्बन 14, ठीक है, और नाइट्रोजन 16, ठीक है। तो कार्बन 14 में अगर हम n-z करें तो पहले तो हमें n निकालने पड़ेंगे। n क्या होते हैं? n कैसे निकालते हैं? a-z करके। तो 14 - 6 करेंगे तो 8 आ गया, ठीक है। ये क्या हो गया? n हो गया। और n-z करेंगे अगर हम, तो 8 - 6, ठीक है। तो 8 - 6 कितना आ गया? 2 आ गया। ऐसे इसमें देखो n-z निकालना है हमको, तो पहले n निकालेंगे a-z करके। a क्या है? 16, z क्या है? 7, तो 16 - 7 कितना होता है? 9, ठीक है। 6 और 3 9। और n - z क्या हो जाएगा? 9 - 7 यानी कि 2। तो देखो इसका भी 2 आया और इसका भी 2 आया, तो ये एक दूसरे के क्या हैं? आइसोडाइफर्स, ठीक है। एक और एग्जांपल इस कोने में लिख ले रहे हैं हम। सोडियम 23 और मैग्नीशियम 25, ठीक है। मैग्नीशियम का एक आइसोटोप ले लिया, सोडियम का एक आइसोटोप ले लिया, 23 वाला इसका लिया, 25 वाला इसका लिया। तो इसमें n-z करोगे अगर, तो आएगा तुम्हारा 1। और इसमें भी n-z करोगे ना, तो आएगा तुम्हारा 1। खुद करके देखना, n निकालना पहले a-z करके, ठीक है। फिर उसके बाद n-z करना, तो इसमें भी 1 आएगा, उसमें भी 1 आएगा। तो एक दूसरे क्या है? आइसोडाइफर्स, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? आइसोमर्स। तो आइसोमर्स तो पूरा ऑर्गेनिक में एक चैप्टर है। जब हम ऑर्गेनिक शुरू करेंगे ना, तो जीओ से जब शुरू होगा, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसमें सबसे पहले IUPAC पढ़ते हैं, जो 10th क्लास में तुमने पढ़ा भी होगा। उसके बाद उसमें पढ़ते हैं आइसोमेरिज्म, तो उसमें ये आइसोमर्स आता है। एक होते हैं आइसोस्टर्स, एक होते हैं मिरर न्यूक्लियाई, मिरर न्यूक्लियाई। और क्या होते हैं? ठीक है, ये 3 तो तुम्हें ऑर्गेनिक में मिल जाएंगे, ठीक है। और भी होते हैं टर्म ऐसी, आइसोस्पिन्स होते हैं, आइसो आइसो सीजर्स भी होते हैं, आइसो स्ट्रक्चरल स्पीशीज भी होती हैं, आइसो स्ट्रक्चर यू आएगा ना, आइसो स्ट्रक्चरल स्पीशीज भी होती हैं, आइसोलोगस सीरीज भी होती है एक, आइसोलोगस सीरीज। तो घबराना नहीं है, ये तो मैं ऐसी टशन मारने के लिए तुम्हें दिखा रहा हूँ कि और भी चीजें होती हैं भाई। और क्या होता है? आइसोटोपोमर्स भी होते हैं, टोपोमर्स, ठीक है। ये भी ऑर्गेनिक में है। तो ये तो देखो, इनमें से कई सारे सिलेबस में भी नहीं है, ऐसी मैंने होशियारी दिखाने के लिए तुम्हें बता दिया कि हम किस लेवल तक हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये तीनों ऊपर वाले ऑर्गेनिक में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतने तुम जितने मैंने पढ़ा है ना, इतने इंपॉर्टेंट हैं बस तुम्हारे। कोई सा भी एग्जाम तुम दे रहे हो, जेई है ना, एडवांस, मेंस, नीट, कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, इतने बहुत हैं। मैं शुरू से दिखा रहा हूँ, ये लो, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। ये पहला पेज, ये दूसरा,
ये तीसरा, ये चौथा, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे लिख दिए टशन मारने के लिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है भाई। क्वेश्चंस, ठीक है। पहला क्वेश्चन दे रखा है विच पेयर रिप्रेजेंट्स आइसोटोप्स। इनमें से आइसोटोप्स कौन कौन से हैं? तो याद करो आइसोटोप्स, टोप्स कहाँ से आया? टोपोस, टोपोस का मतलब प्लेस, प्लेस सेम होना चाहिए, यानी कि एटॉमिक एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होने चाहिए। तो इनमें से देख लो नंबर ऑफ प्रोटॉन जिसके सेम हो वही आइसोटोप्स हैं। तो तुमने देखा 14 14, फिर दे रखा है 35 37, फिर दे रखा है 40 40, फिर दे रखा है 23 और 24, ठीक है। तो इसमें आइसोटोप्स कौन से हो गए बताओ? या फिर ऐसा करो तो मैंने क्वेश्चन को करना होमवर्क में, मैं क्यों करूं? ये वाला भी होमवर्क में करना, ये वाला भी, ये भी, ये भी होमवर्क में करना, सारे तुम ही करो, मैं क्यों करूं? ये लो स्क्रीनशॉट ले लो, खुद ही करना, ठीक है। आइसोटोप्स, आइसोमर्स, आइसोडाइफर्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी वगैरह के सवाल तो तुम कर लोगे, बहुत इजी होते हैं, है ना। एटोमिसिटी तो हमने बहुत ही बेसिक लेवल की पढ़ी है। ये देखो यहाँ पे पढ़ी थी ना हमने, बस इतने पढ़ लिए कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वही उसकी एटोमिसिटी हो जाएगी। तो इतना ठीक है अगर तुम नीट या मीन्स का दे रहे हो, पर अच्छे सवाल भी बन सकते हैं इसमें। जैसे ये सवाल देखो आप, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन अ पैकेट ऑफ वॉशिंग सोडा सैंपल। वॉशिंग सोडा सैंपल का एक पैकेट दे रखा है तुम्हें, उसमें तुम्हें बताना है कि इसकी एटोमिसिटी क्या होगी। और उसमें ऑप्शन दे रखे हैं 3, 200, 260, 150। अब तुम कहोगे हमें तो पता ही नहीं कि उस पैकेट में कितना वेट है क्या है, पर तुम लॉजिक लगाओ। तुम देखो Na2CO3 में ऑक्सीजन एटम कितने हैं? तो देखो 3 ये और 10 मल्टीप्लाई ये मतलब 10 ये, तो 13 है। अब तुम्हें कितना भी अगर हम दे दें, अगर कितना भी कोई तुम्हें वॉशिंग सोडा पैकेट में दे दे, उसमें जो नंबर ऑफ एटम होंगे वो आधे तो नहीं हो जाएंगे कि 13.5 हो गए, है ना, या फिर 6 हो गए। रहेगा तो वो 13 का मल्टीपल ही, ठीक है ना। समझ रहे हो बात? मान लो 1 ग्राम में 13 ऑक्सीजन के एटम्स आ रहे हैं ना, लेट्स एज्यूम। तो 2 ग्राम में कितने होंगे? 13 × 2। ऐसा तो नहीं होगा 13.5 हो जाएंगे। तो जितने भी ग्राम दे रखा हो रहेगा वो 13 का मल्टीपल ही। तो इसमें से ऑप्शंस में से देख लो 13 का मल्टीपल कौन सा है। तो तुमने देखा कि 3 तो नहीं आता 13 के टेबल में, 200 भी नहीं आता। अच्छा 260 देखो तुम, 13 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे ना, तो 260 आता है। 13 2 ज़ा 26 और 26 इंटू 10 260। तो ज़रूर यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? 260। अगला दे रखा है गैस मिक्सचर कंटेन्स 20% डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, 50% ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और 30% टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। फाइंड एवरेज एटॉमिसिटी। एवरेज एटॉमिसिटी निकालनी है। 20% डाई एटॉमिक यानी कि 2 मॉलिक्यूल वाले, 2 एटम वाले मॉलिक्यूल हैं। 50% ट्राई एटॉमिक, 3 एलिमेंट वाले मॉलिक्यूल 50% है उसमें। और 30% टेट्रा एटॉमिक, 4 एटम वाले मॉलिक्यूल्स 30% है। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो देखो 20% कितने एटम वाले हैं? 2 एटम वाले हैं, प्लस 50%, परसेंट का मतलब क्या होता है? पर सेंट, सेंट मतलब 100। तो 50%
कितने वाले हैं? ट्राई एटॉमिक, 3 एटम वाले, प्लस 30% 4 वाले हैं। तो इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो 0 से 0 गया, 0 से 0, 0 से 0, तो 2 2 जा 4/10 प्लस 5 3 जा 15/10 प्लस 3 4 जा 12/10। तो ये आ गया 0.4 प्लस 1.5 प्लस 1.2, ये हो गया 1.6 प्लस 1.5, है ना, 1.6 प्लस 1.5, 16 15 31, तो 3.1 आ गया इसका आंसर। तो एवरेज एटॉमिसिटी इसकी आ गई 3.1। अगला सवाल, एवरेज एटॉमिसिटी ऑफ अ गैसियस मिक्सचर इज 3.6। एवरेज एटॉमिसिटी दे रखी है पहले से 3.6। फाइंड द परसेंटेज ऑफ पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। 5 एटम वाले मॉलिक्यूल्स की एटॉमिक परसेंटेज बतानी है। अच्छा, द गैस कंटेन्स ओनली डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड पेंटा। अच्छा, जो मिक्सचर है ना गैस का, उसमें सिर्फ डाई एटॉमिक है, यानी 2 एटम वाले मॉलिक्यूल हैं, और पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, 5 एटम वाले हैं। तो मुझे पता है तुम्हें ऐसे सवाल लग रहे होंगे कि ऐसे सवाल कैसे हो सकते हैं एटॉमिसिटी पे, तुमने तो नए नए देखे होंगे ना ये, पर एडवांस का पढ़ ले रहे हैं पहले से ही, ताकि कैसा भी किसी भी तरीके का सवाल आए तुम बना लो। तो इसको कैसे करेंगे? तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं इसमें। अगर हमें परसेंटेज निकालनी है पेंटा एटॉमिक की। अगर हम पेंटा एटॉमिक को मान लें अगर x, तो डाई एटॉमिक कितने हो जाएंगे? 1 - x, ठीक है ना। तो अगर पेंटा एटॉमिक को मान लें हम, पेंटा एटॉमिक को मान लें अगर हम x, तो डाई एटॉमिक कितने हो जाएंगे? 1 - x। और फिर वही ऊपर वाला लगा दो आप कि x क्या माना है हमने? पेंटा एटॉमिक, तो 5 × x प्लस 1 - x क्या है? डाई एटॉमिक, तो 2 × 1 - x इज इक्वल टू, इसकी क्या होगी? ये हम क्या निकाल रहे हैं? एवरेज एटोमिसिटी तो निकाल रहे हैं। तो एवरेज एटोमिसिटी पहले से दे रखी है, एवरेज एटोमिसिटी ही तो आएगी इससे, जो कि दे रखी है 3.6। तो 5x प्लस 2 - 2x इज इक्वल टू 3.6। ये हो जाएगा 5 - 2 3x इज इक्वल टू 3.6 - 2, यानी x इज इक्वल टू 1.6 अपॉन 3, यही होगा। इसको करेंगे तो 0 पॉइंट, इसको करेंगे 0.35 जा 15 3 ठीक है। और इसको ये आ गया, तो इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो 0.533 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 53.3% आ गए तुम्हारी क्या? पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल की परसेंटेज आ गई 53.3। ठीक है भाई। अगला सवाल दे रखा है, मिक्सचर कंटेन्स A2 A3 A4, यानी कि डाई एटॉमिक है, ट्राई एटॉमिक है और टेट्रा एटॉमिक है। मोल फ्रैक्शन दे रखे हैं A2, अच्छा मोल फ्रैक्शन आ गया इसमें। अच्छा, मोल फ्रैक्शन A3 के, अच्छा A2 के दे रखे हैं x, A3 के भी x, और मोल फ्रैक्शन ऑफ A4 इज 1 - 2x। कह रहा है एवरेज एटोमिसिटी 3 है, x बताओ। अरे ये तो सिंपल है, सीधे कर दो। कैसे? A2 + A3 + A4 इज इक्वल टू एवरेज एटोमिसिटी रख दो और मल्टीप्लाई कर दो उनके नंबर ऑफ एटम्स से। तो कैसे करेंगे? A2 की क्या है? x, A3 की भी x, और A4 की है 1 - 2x। तो भाई x × 2 प्लस x × 3 प्लस 1 - 2x × 4 इज इक्वल टू एवरेज एटोमिसिटी। एवरेज एटोमिसिटी जो कि दे रखी है तुम्हें 3। तो 2x + 3x + 4 -
8x इज इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करें, 5 ये हो गया 5x, ये हो गया 5x माइनस 8x इज इक्वल टू 3 माइनस 4, ये हो गया -3x इज इक्वल टू -1। तो x इज इक्वल टू -1/-3, तो x आ गया 1/3। ठीक है, और x ही निकालना था हमें, तो x आ गया 1/3। अच्छा, अगला सवाल देखो। अगला सवाल, अगर तुमने बेसिक मैथ पढ़ लिया है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अगर तुमने पढ़ लिया है, तो तुम इसे कर लोगे। काफ़ी अच्छा सवाल है, इसको होमवर्क में ले लो। ठीक है, तो होमवर्क में एक सवाल ये वाला हो गया, और 8 सवाल ये वाले हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इतना आप होमवर्क में करना। ठीक है।